हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी व्याकरण की सीरीज आपको लेकर आए हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाली है आपको, जिसमें हम अंतिम कक्षा में वर्णमाला में स्वर स्वर के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो व्यंजन के ऊपर रहने वाला है। राइट, देखो, स्वर के बारे में थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करें तो मैंने आपको बताया था कि 11 और 2, जो 11 हैं वो स्वर मैंने बताए थे। दो दो कौन से थे? एक अंग था, एक आ। जो अंग था ये हमारा क्या है? अनुस्वार था। और जो अ है हमारा अ, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पता होगा। और अगर आपने अभी तक जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर हिंदी व्याकरण 2026 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाके चेक कीजिए, ताकि वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और फिर उसके बाद आप व्यंजन की क्लास को जो है वो इंजॉय करो। राइट, अब मैंने बताया था कि जो अंग और आ है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? हम इनको अयोगवाह भी बोलते हैं। ये आपको पता होगा जिसने वीडियो देखी है। राइट, तो देखो, अब इनको क्या करते हैं, ये जो अयोगवाह है इनको ना तो हम स्वर में काउंट करते हैं और ना ही इनको व्यंजन में काउंट करते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको पता होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन को। हालांकि मैंने व्यंजन के बारे में थोड़ा सा आपको जो आपकी अंतिम कक्षा थी हमारी, उसमें बताया भी था कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन व्यंजन माने जो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। राइट, अब देखो, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम व्यंजन को बहुत ही डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो ना, तो वीडियो के अंत में एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अगर बचता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगा। राइट, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम परिभाषा के ऊपर चलेंगे कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन, मतलब जो वर्ण है वो व्यंजन कहलाते हैं। राइट, अब ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वैसे बताया भी था, और थोड़ा सा नए बच्चे भी उनको भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे क, व्यंजन क से स्टार्ट होते हैं हमारे, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो क को अगर मैं क का विग्रह करके इसको इस तरह से लिख दूं, कुछ इस तरह से लिख दूं, जैसा कि मैंने पहले बताया भी आपको स्वर वाली वीडियो में। राइट, कि ये इसका विग्रह किया हमने, किसका? क। ये किसका विग्रह है बेटा? क का। अब देखो, ये जो ये रूप है ना, ये मैंने आपको बताया था कि एक वर्ण है, मतलब इससे निम्न नहीं हो सकता ये रूप। ठीक है, और अ इसके साथ में जैसे जुड़ता है तो वो ये बन जाता है, ये रूप बन जाता है क। हालांकि इस क को भी अभी अक्षर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अक्षर बोलते हैं बेटा। अब देखो, आप बोलेंगे सर तो आपने तो व्यंजन की श्रेणी में इस तरह से लिखा हुआ है, इनके पैरों में तो हल है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इस चीज को ही मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखो क्यों नहीं, यहाँ पे हमारी जो हिंदी है वो, उसकी जो देवनागरी जो हमारी लिपि है, मैंने बताया था आपको कि देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक लिपि है। क्या है बेटा? अक्षरात्मक लिपि। तो हम किस तरह से लिखते हैं? अक्षर की तरह लिखते हैं। किस तरह से? क को इस तरह से लिखा। जो वर्णात्मक जो एक लिपि है उसमें इस जो ये रूप है ना, इस रूप में चीजों को लिखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं थोड़ा सा पिछले चलूं, देखो मैंने बताया था वर्ण, वर्ण छोटा, उससे बड़ा अक्षर, देन पद, देन पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। ये क्यों बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं वर्ण की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे क लिख रहा हूं, ठीक है, क के पैर में हल है और ये इस तरह से, कुछ इस तरह से लिखा मैंने इसको। ठीक है, अब ये जो ये रूप है ना इसका, ये वर्ण है। समझ रहे हो? और अक्षर देखो, जब ये जुड़ के क बन गया ना यहाँ पे, ये क्या है? ये बेटा अक्षर है। अब जो पद है, इससे बड़ा पद है ना, मतलब शब्द, अगर मैं इसको क के साथ कुछ ऐसा बनाता हूं, जैसे कर्ण लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो ये कर्ण क्या बन गया? ये शब्द बन गया। अब इससे बड़ा पदबंध होगा, पदबंध से बड़ा उपवाक्य होगा। अगर यहां पर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, फिर से आपका डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। बट मैं समझता हूं कि भाई यहाँ पे आपका जो पूरा डाउट है ना वो क्लियर हो चुका होगा। आशा करता हूं ये आप समझे होंगे। देखो, हम बहुत ही डिटेल से चीजों को लेकर चलेंगे, मतलब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ना कर पाए, हम उस हद तक जो है आपको पढ़ाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? और व्यंजन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि भाई अगर आपसे पूछता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 39, मतलब 39। अगर आपसे पूछता है कि वास्तविक व्यंजनों की संख्या कितनी है, वास्तविक वास्तविक व्यंजन, तो वास्तविक व्यंजन भी 39, मतलब 39 ही होंगे। मैंने एक और छोटी सी चीज बताई थी आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि परंपरागत 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 रूप में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 होती है, मतलब 33, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि 33 होती है। अब मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा भी आपको कि 33 होती कैसे है। देखो,
इसी चीज को मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे ही आपके जो व्यंजन है वो लिखे हुए हैं। देखो क से प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन है हमारा क है। क से ह तक, ह तक कैसे, देखो ये जो आपके जो अलग अलग कलर की है, मैंने ये सब स्पर्शी व्यंजन है, मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो में आगे आपको। इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। 25 के बाद ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, और ये आपके जो उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं 4, मतलब ये 8 हैं पूरे। तो अगर हम 25 और 8 में अगर इसको प्लस करते हैं तो ये 33 बनता है। तो ये हमारे परंपरागत है। परंपरागत का मतलब क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर परंपरागत का मतलब क्या हुआ। देखो बेटा पुराने समय से ना, जैसे कुछ और भाषाओं में, जैसे संस्कृत भाषा में भी इन जो ये जो क से लेके ह है ना बेटा, ह तक जो हमारे व्यंजन है, इनका क्या है, मतलब इनका प्रयोग होता आ रहा है, मतलब अभी भी होता है। जो कुछ अलग मतलब दूसरी जो भाषाएं हैं उनमें भी इनका जो है प्रयोग होता है। तो तभी इनको क्या बोलते हैं हम, परंपरागत। क्या बोलते हैं बेटा, परंपरागत। इतना जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से सर हम क्या समझे, यहाँ से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि परंपरागत व्यंजन हमारे 33 ही होंगे। समझे मेरी बात, आशा करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे। देखो छोटी छोटी चीज़ थी, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके जो है वो मतलब प्रीवियस ईयर में आपको पूछी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ समझे होंगे। अब देखिएगा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया कि मतलब स्वरों की सतह से जो है वो जो भी वर्ण जो है उच्चारित होते हैं उनको हम व्यंजन बोलते हैं। आपने समझ भी लिया जैसे मैंने विग्रह किया। अब यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग से कि क से स्टार्ट हुआ ना, मैंने अलग अलग कलर किया। जैसे क से लेके म तक की अगर मैं बात करूँ तो ये 25 होते हैं बेटा। 25 कितने होते हैं, ये सभी व्यंजन जो है वो क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श भी बोल सकते हैं आप, स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं इनका संख्या, इनकी संख्या होती है 25। ये आपको याद रखना है। कहाँ से, क से लेके म तक नोट करते जाना है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई। जो स्पर्शी व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 25। कितनी है, 25। राइट, यहां तक समझे होंगे। अब देखो थोड़ा सा ना वर्णमाला में ना थोड़ा तरीका है, हमें तरीके से समझना है। क्यों, ताकि बहुत सारी चीजें हमारे लिए मतलब एक हेल्पफुल हो जाए, मतलब जो हम अब पढ़ रहे हैं उससे कुछ आगे जो हम समझेंगे वो उनको समझना आसान हो जाए हमें। वो कैसे सर, जैसे मान लो यहाँ पे क लिखा हुआ है, तो इतना आप समझते हैं कि जो क, ये जो क के जो मतलब जैसे क जो है ना हमारा, इसमें जो जितने भी यहाँ पे व्यंजन है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, क वर्ग के व्यंजन है। आपको पता होगा ये जो च से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं च वर्ग के व्यंजन है। यहाँ पे ट से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब ट वर्ग के व्यंजन है। अब ये वर्ग क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, पहले सुनते जाइए आप। ये त वर्ग के व्यंजन है। अब ये प वर्ग के व्यंजन है। कोई बड़ा पहाड़ नहीं है इसको समझने के लिए। क से स्टार्टिंग हुई इस लाइन की, इस तरह से समझ लीजिए। क से जो है शुरुआत हुई इस लाइन की, तो क वर्ग के व्यंजन बन गए। इस तरह को, इस तरफ को जब हम पढ़ रहे हैं इनको, इस तरफ को पढ़ रहे हैं ना, इस तरफ को देखो 5 5 है, हर एक उसमें 5 है। अब देखो ये प से स्टार्ट हुआ तो प वर्ग के व्यंजन काउंट कर लिए, ठीक है। अब इसमें भी जैसे क वर्ग का जो प्रथम वर्ण, अगर मैं आपसे पूछ लूँ प्रथम वर्ण कौन सा है, तो वही प्रथम तो ये होगा आपका। मैं बोलूंगा द्वितीय, द्वितीय ये होगा। तृतीय, तृतीय ये होगा। चतुर्थक ये होगा। पंचम ये होगा। तो आप समझ रहे हो ना कि क वर्ग के जो हमारे वर्ण है वो क ख ग घ ढ है। राइट, उसी तरह से अगर च की पूछूं, च का प्रथम कौन सा होगा, च होगा। देन द्वितीय छ होगा। तृतीय ज, झ, अया। ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से कुछ कर लूं, इस तरह से कर लूं अगर आपको समझने के लिए, तो ये आप समझ चुके होंगे कि क वर्ग के 5 हैं, च वर्ग के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब प के 5, त वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, च वर्ग के 5, क वर्ग के 5। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे। अब ये क्यों मैंने बताया आपको, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो जो अगर जब हमें वर्ग का पता होता है ना, तो जब हमारे उच्चारण से पूछता है ना हमारे कि जैसे प का जो है उच्चारण स्थान क्या है, प कहाँ से उच्चारित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली पूछता हूँ कि प कहाँ से उच्चारित किया जाता है, तो एक अकेले अकेले जैसे ज के बारे में पूछ लिया मैंने, या मैं यहाँ पे जो है वो ग के बारे में पूछ रहा हूँ, तो अकेला अकेला याद करना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो अभी मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। अब देखो वर्ग कैसे हेल्पफुल होगा आपके लिए, देखना। क वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे, जितने भी वर्ण होंगे क वर्ग के, वो सब कंठ्या होंगे। बिल्कुल आसान हो गया। क के सारे कंठ्या, मतलब ख ग घ ढ सभी कंठ्या है। च वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे वो सब तालु हैं, मतलब जीव से बोले जाते हैं। तो सारे क्या हो गए, च वर्ग के जितने व्यंजन है, छ ज झ अया, ये सब तालु हैं। ट वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो सब मूर्धन्य होंगे। देखो या तो आप इनको मूर्धा भी बोल सकते हो, राइट, या फिर आप इनको जो है मूर्धन्य भी बोल सकते हैं। हम इनको मूर्धन्य होंगे। नोट करते जाइएगा इस चीज को। ट ठ ड ढ ढ़, समझ रहे हो, ये सब मूर्धा हैं। अगर त वर्ग की बात करूं, उच्चारित भी करना है वैसे, अपने आप भी उच्चारण करना है आपने ना, क्योंकि जब आप उच्चारण करते हो ना, जैसे मान लो मैं त बोल रहा हूँ, त, जैसे आपने त कहा ना, तो आपकी जो जीभ है ना वो किसके साथ स्पर्श कर रही है, दांत के साथ। तो ये सब क्या होंगे, दंत्य। कौन से होंगे, दंत्य।
जो त वर्ग के जितने भी हैं ये सब क्या होंगे, ये सब दंत्या हैं। त थ द ध न। आशा करता हूं यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। प, अब बोलिए, आप खुद बोलिए प। जैसे ही आप प बोलते हो तो आपके जो होंठ है ना वो मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। देखो प, फ, ब, भ, म, जैसे हम इनको बोलते हैं तो हमारे होंठ जो है वो मिल रहे हैं। मतलब होंठ, ओष्ठ, ओष्ठ बोलते हैं ना हम संस्कृत में। क्या तत्सम शब्द क्या है होंठ का? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। तो ये सभी ओष्ठ हैं। अब यहां से क्या समझे आप? देखो मैंने कितने सेकंड में हम, मतलब मात्र 5 सेकंड में हम पता लगा सकते हैं कि भाई कोई भी आपको जो व्यंजन दे दिया जाए कि भाई ये कहाँ से उच्चारित होता है या उसका उच्चारण स्थान क्या है। देखो जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई मुझे बताओ कि भाई ग का उच्चारण स्थान क्या है, आपको एकदम से हिट करेगा आपके माइंड में कि भाई ग किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग का। क वर्ग का तो क के सारे कंठ्य, तो ये क्या होगा? कंठ्य। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ब, व का उच्चारण स्थान बताओ, तो आप बोलेंगे कि ब किस वर्ग का है? प वर्ग का है ना ब, तो मतलब ओष्ठ, तो ये ओष्ठ, ये ओष्ठ हो जाएगा। उसी तरह से आपसे ड पूछ ले, ज पूछ ले। अगर ज पूछ ले तो ज किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का व्यंजन। और च वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो सब तालु हैं, मतलब सब जीभा से बोले जाते हैं। मतलब जीव, तालु, जीव, जीव से बोले जाते हैं। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे। देखो इस तरह से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा ना तो वो नहीं कर पाएगा आपको। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे। एक छोटा सा और आपको यहाँ पे ही एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना वो बताने वाला हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। अब तक आपको ये पता चल चुका है कि जो हमारे वर्ग हैं वो कौन कौन से, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो इसमें जो पंचम वर्ण है ना, किसके? स्पर्श व्यंजन। मैंने बताया आपको ये सभी क्या है बेटा, ये यहां तक क से म तक ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। याद रखना है आपने, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कितने होते हैं? 25। ठीक है, अब देखो इनका जो पांचवा है ना, ये पांचवा है ना, सभी पांचवा नंबर के ऊपर वर्ण है। एक सेकंड, सॉरी, ये पांचवा नंबर के ऊपर जितने वर्ड है ये भी ये वर्ण, ये मतलब ड, य, ण, न, म, ये इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनुनासिक। अब देखो हैंड राइटिंग के ऊपर से जज मतलब मत कीजिएगा। देखो अनुनासिक का मतलब क्या होता है? मुंह और नाक दोनों से बोले जाने वाले। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है वहां पे कि भाई हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो भाई पांचवा नंबर के ऊपर वर्ण है और ये 5 ही है। देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग के 5 ही होंगे ना, तो कितनी संख्या होगी? 5। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है वहां पे। आशा करता हूँ यहां तक आप समझे होंगे। थोड़ा सा हम जल्दी से मतलब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अब वैसे आपको मैंने बता ही दिया इसके बारे में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई क जो है अपने आप में एक अक्षर है। अब ये अक्षर बन चुका है। अगर हम वर्ण की बात करें या व्यंजन की बात करें तो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा इसको। आशा करता हूँ ये समझे होंगे आप। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था कि भाई वर्ग को समझना था हमने कि वर्ग, जैसे ये क वर्ग के जितने व्यंजन है ये क वर्ग के व्यंजन है। अब ये जितने भी हैं ये च वर्ग के व्यंजन है। ये जितने भी हैं ये ट वर्ग के व्यंजन है। ये जितने भी हैं ये त वर्ग के व्यंजन है। और ये जितने भी हैं ये प वर्ग के व्यंजन है। आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। देन इसके बाद आपको याद रखना था कि भाई इनको हम इन सबको 25 हैं क्या, क से लेके म तक, क से म मतलब क से म तक के जितने व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और उनकी संख्या 25 होती है। ये चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूँ यहां तक आप किसी का भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी आपका डाउट बचता है कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है आपके लिए, आप वहां पे अपनी जो क्वेरी रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड कलीग जो भी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो इसके बाद जो हमारे व्यंजन है वो देखो म के बाद हमारा कौन सी व्यंजन है? हमारा आता है य र ल व, यानी श श श ह। अब देखो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कलर भी अलग अलग किया हुआ है बेटा आपके लिए। क्यों? देखो ये जो 4 व्यंजन है इनको एक और नाम है इनका। क्या नाम है सर इनका? इनका नाम है अंतस्थ। इनको बोलते हैं हम अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको। किसको? य र ल व। अब ये याद क्यों करवा रहा हूं आपको? इनकी संख्या 4 है। ये तब करवा रहा हूं जब हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे ना, व्यंजनों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वहां पे मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी इनमें शामिल है। तो वहां से आपको मतलब अभी यहां पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनको अंतस्था बोलते हैं। मेरी बात अपने दिमाग में 500% बिल्कुल मतलब इसको छाप लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन पक्का बनता है। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे य र ल व, ये सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और कितने? 4 हैं। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या जो है वो 4 है। अब देखो इससे रिलेटेड ही एक और फैक्ट है वो आपको बताता हूँ
इन व्यंजनों में ही जैसे य र ल व की हम बात करें, य र ल और व, इसमें देखना बहुत ध्यान से देखना, आपके जो अगर मैं बात करूं य और व की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है बेटा, इनको अर्ध स्वर। ध्यान रखना है आपने, बस यही चीजें आपको इसी तरह से कंफ्यूज करेगा और क्या करेगा वो, एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता है इसके बाद। इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अब रहे दो ये, इनको क्या है, र को हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। लुंठित क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, लुंठित व्यंजन, इसको लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। ये मैं आपसे जब प्रैक्टिस सेट करूंगा ना, वहां पे भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इन सब चीजों को, तो आपने नोट करते जाना जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मतलब एक फैक्ट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब लुंठित व्यंजन होते क्या है, लुंठित व्यंजन का आपको पता होना चाहिए। देखो जीव मतलब अंदर की तरफ, जब हम र को उच्चारित करते करिए आप र, तो हमारी जीभ जो अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ, तो क्या हो गया, तब इसको हम बोलते हैं लुंठित व्यंजन। और साथ में एक बचता है ल, ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। पार्श्विक क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं, देखो जब हम ल बोलते हैं ना, तो हवा जीभ के मतलब पास से होकर गुजरती है। आप ध्यान देना, जब ल बोलिए ल, तो जो हवा है ना वो जीभ के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, तब इसको हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, र को हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो यहां पे आ जाते हैं। अब ये तो अंतस्थ है ना, आपको पता है, मैंने बता दिया कि भाई ये अंतस्थ व्यंजन है। इसमें क्या याद रखना है भाई, जो र है वो हमारा लुंठित व्यंजन है, ठीक है, लुंठित व्यंजन है। और जो हमारा ल है वो हमारा पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। और ये जो य और व, ये जो दो बचते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों को, य और व, इन दोनों को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध स्वर। थोड़ा सा मेरे हाथ में कुछ पेन है, थोड़ा उस इशू के कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। आशा करता हूँ आप वैसे समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्ध स्वर, अब देखो इनको अर्ध स्वर बोलते हैं, बस यही फैक्ट है अंतस्थ व्यंजन को लेके, यही फैक्ट है, इनकी संख्या 4 होती है और इनको हम बोलते हैं भाई अंतस्थ व्यंजन। यहां तक आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि परंपरागत, अब देखो परंपरागत मतलब जो 33, उनकी संख्या कितनी थी परंपरागत व्यंजन की, 33। अब वो यहां तक ही है सिर्फ। और ये कौन से व्यंजन है, ये जो अंतिम हमारे पास आ रहे हैं, जो परंपरागत की अगर मैं बात करूं, तो इनको बोलते हैं हम उष्म संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं भाई, उष्म व्यंजन भी बोलते हैं और उष्म संघर्षी भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं उष्म संघर्षी, इनको देखो नाम में ही इनका जो अर्थ छुपा हुआ है, उष्म, उष्म से हम उष्मा, जैसे हम इनको उच्चारित करते हैं जैसे श, तो एक मतलब जीव हमारे मुंह में ना जो एक गर्म हवा जैसे निकलती हो, एक मतलब उष्मा उत्पन्न होती है। देखो बोलिए आप श, देन श, श, ह, तो इस तरह से इनकी जो क्या है उष्मा, उष्मा निकलती है, तो उसको इनको हम उष्म संघर्षी बोलते हैं। कितनी संख्या है इनकी बेटा, 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आपके जैसे इनके जो उच्चारण स्थान है य र ल व, इनके उच्चारण स्थान भी आपको पता होना चाहिए, राइट, कि इनका जो उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान है, एक सेकेंड, य का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है बेटा, तालु, जीभ से बोला जाता है य, जैसे आप य बोलते हैं ना य, तो ये क्या है, तालु जाएगा। देन र की अगर हम बात करें तो र जो है वो उसमें मूर्धा भी लेते हैं, ठीक है, मूर्धा। देन ल की अगर हम बात करें तो ल को हम जो है वो दंत्या भी बोलते हैं, दंत्या। देन व की व, जैसे हम वो बोलते हैं ना व, तो उसको दंतोष्ट बोला जाता है, इसको दंत और ओष्ठ दोनों से, तो दंतोष्ट क्या बोलते हैं, दंतोष्ट। आज थोड़ा मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है तो उसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, वहां से आप समझिएगा, ठीक है। दंतोष्ट क्या हो गया, दंतोष्ट। तो ये आपको, आपने आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब जैसे हम बात कर रहे थे उष्म संघर्षी व्यंजनों की, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो उष्मा, जब उष्मा उत्पन्न होती है। देन उच्चारण की अगर हम बात करें तो उच्चारण में उच्चारण स्थान क्या होगा, देखो श, तालु, जीवा से ही बोला जाता है, ठीक है। मतलब हमारी जीभ मुख के मतलब दांत के अगले भाग से ही मतलब छूती है जब श बोलते हैं हम, ठीक है। देन श की अगर हम बात करें तो ये मूर्धा है, क्या है, मूर्धा, ठीक है। और स की अगर हम बात करें तो स का जो हम उच्चारण स्थान है वो दंत्य है, क्या है बेटा, दंत्य, दंत्य बोल सकते हैं आप। देन ह, ह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ह है ना बेटा, ह, अब थोड़ी जगह की कमी है यहाँ पे तो उसको एडजस्ट कीजिएगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया, राइट। देन ह की अगर हम बात करें तो ह की अगर हम बात करें तो ह को, ह एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन है जिसको हम काकल्य, काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। ह ही नहीं है, ह के साथ में जैसे मैंने आपके साथ जो अयोगभा की मैंने बात करी थी ना आपके साथ, कि जो अयोगभा में जैसे जो अंग आ आता, जो विसर्ग होता था आ, वो एक वो और एक ह,
ये दोनों क्या है, ये काकल्य वर्ण है। अब आप बोलेंगे सर काकल्य वर्ण होता क्या है? काकल्य वर्ण का मतलब है कि इनको उच्चारण करते समय कंठ के भीतर से जो है आवाज आती है, भीतर से। कंठ, कंठ समझते हो, मुंह के अंदर जो छोटा सा होता है ना, जैसे जो हमारे जैसे कंठ में एक छोटा सा वो रहता है, उसको हम कंठ बोलते हैं, ठीक है। तो कंठ के अंदर से, कंठ के भीतर से जब उच्चारित होते हैं ये शब्द जो है अंग, आ विसर्ग वाला और ह, तो उसको हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको ये पता नहीं है ना, तो फिर आप एग्जाम में जो आपने जो क्वेश्चन है उनको गलत कर सकते हो वहां पे। बट अगर आपने यहाँ से पढ़ा होगा ना, और एक एक चीज को मैंने आपको इस तरह से बताया हुआ है कि आप एग्जाम में अपने सारे क्वेश्चन जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आओगे। समय बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। देखो अगला है हमारा, अगले जो हमारे वर्ण है इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त। संयुक्त क्यों बोलते हैं? संयुक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनते हैं डिटेल में बताने वाला हूं इसी वीडियो में अभी, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकी संख्या भी 4 ही है। आपने संख्या याद रखनी है। देखो अंतस्थ व्यंजन थे 4 थी, देन उपसम संघर्षी व्यंजन है 4, देन यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, उनकी संख्या भी कितनी है? 4। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो मैंने आपसे कहा था कि परंपरागत और वास्तविक, हम अब देखो ह के बाद वास्तविक, मतलब वो वास्तविक की संख्या थी मतलब 39 जिसको बोलते हैं, ठीक है। और परंपरागत की थी 33, तो 33 तो ह तक हो गई थी। अब इसके बाद जो जुड़े हैं ना व्यंजन, वास्तविक व्यंजन 39 कैसे हैं वो, उनमें देखो एक तो ये पढ़ लिया हमने, ह के बाद जैसे संयुक्त व्यंजन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अब ये इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए इसकी बात करें तो ये क के पैर में हल और श, समझ लो मेरी बात को, इनसे ये वर्ण बना हुआ है। और ये एग्जाम में पूछा गया है भाई, बहुत सारे एग्जाम में क्या पूछा गया है कि त्र का बताइए कि इसकी रचना कैसे हुई है, मतलब इसको ये कैसे बना है, जो शब्द है वो कैसे बना हुआ है, समझ लो। जैसे क्ष के बारे में पूछ लिया गया है, ग के बारे में पूछ लिया गया है। अब देखो यहाँ पे जगह की कमी है, मैं यहाँ से इसको जो है वो साफ कर रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। अब क के बारे में मैंने आपको बता दिया, देन अब त्र के बारे में समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, त्र की अगर हम बात करें, ये समझ रहे हो मेरी बात, ये कैसे बनता है व्यंजन? त के पैर में हल, ये र जुड़ता है इसके साथ में। अब इसकी अगर हम बात कर लें, श्र की हम बात कर लें, तो स सलजम, राइट। देन इसके पैर में हल और र। आशा करता हूँ समझेंगे। अब ग जो है ना, इसको हम ग ज्ञानी, इसको वैसे उच्चारित नहीं किया जाता है वैसे, इस ये जो वर्ण है इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा कभी आपको। देखो ये कैसे बनता है, ये बनता है ज के पैर में हल, देन आया। ये जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये लास्ट टाइम जो पटवारी का एग्जाम हुआ था ना आपके यहाँ पे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि जो ग है ये इनकी इसकी रचना कैसे, मतलब ये कैसे कौन से दो शब्दों को लेके, वर्णों को लेके बना हुआ है, राइट। तो ज और अय। आशा करता हूँ यहाँ तक समझोगे। श का मतलब क के पैर में हल, यानी श षटकोण, देन त्र का क्या हुआ, त के पैर में हल र, ये देखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका श्र, स और र, ये समझो, ग ज और अय। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस यही है इसके बारे में, और कोई इसका कोई ऐसा और फैक्ट नहीं जुड़ा हुआ है इससे संबंधित, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिर्फ ध्यान रखनी है कि किस तरह से जो है इनका वो रहता है। और अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं हम इनको भाई। द्विगुणी क्या बोलते हैं? द्विगुणी और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। देखो यही जो पर्टिकुलर व्यंजन है ना, ये आपने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, किसके वर्ग के? ट वर्ग के। देखो ये, बट इनके पैर में क्या है? इनके पैर में बिंदी नहीं है। और वहां पे क्या लगा हुआ भाई? इनके पैर में भाई बिंदी है। अब इस बिंदी का क्या मतलब होता है बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, कि आप जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इनको हम ना विकसित वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक सेकंड। इनको हम विकसित वर्ण भी बोलते हैं, विकसित वर्ण। और साथ में याद रखना है, ये ना ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है, ये संस्कृत में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और हिंदी भाषा वर्णमाला में पहली बार इनको जो है वो शामिल किया गया है। इतना सा आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें फैक्ट बता देता हूँ कि इनका जो प्रयोग है हम कैसे करते हैं और किस तरह से इनका मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने नोट किया होगा कई बार कि जैसे मान लो एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ पढ़ना। क्या लिख रहा हूँ मैं? पढ़ना। मैंने पढ़ना लिख दिया। अब आपने नोट किया होगा पढ़ना लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं डकार, डकार लिख लेते हैं, फिर डकार लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देना, जो आपका ये वर्ण है ना, द्विगुण जो व्यंजन है आपके, जैसे मान लो यहाँ पे जो पैर, इसके पैर में जो बिंदी है ना यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये बीच में आ रहा है ना कहीं, मतलब स्टार्टिंग में नहीं है, जिस जो एक शब्द है पढ़ना, एक पूरा शब्द है, प्रथम जो हमारा वर्ण है ना वहां पे नहीं आ रहा है, ये मतलब प्रथम वर्ण के बाद आ रहा है कहीं पे भी, जैसे बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो ये इसके पैर में क्या है?
बिंदी लगी हुई है। अब ये जो ड है ये भी तो मतलब एक डकार लिखा मैंने, अब इसके पैर में तो है नहीं यहाँ पे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जो हमारे ट वर्ग के जो व्यंजन है ना, ट वर्ग के जो व्यंजन है वो जब भी कोई भी हम जो है शब्द है जिसकी स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में जब वो प्रथम अगर वर्ण होगा तो वहां पे उसमें बिंदी नहीं लगेगी। अगर हम बीच की बात करें तो उसमें बिंदी लगेगी। आप समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा शब्दों को, जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सड़क, तो सड़क में क्या हुआ, सड़क ढ जो मतलब प्रथम वर्ण यहाँ पे नहीं आ रहा है, ढ यहाँ पे आ रहा है, तो इसके पैर में क्या होगा, नीचे बिंदी लग रही है, देखो। और पर एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि ये जो व्यंजन है ना, इनका प्रयोग सिर्फ हिंदी शब्दों के लिए होता है। जैसे मान लो कोई अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे मान लो सड़क को ही हम रोड बोलते हैं, रोड लिख दिया मैंने ऐसे, अब इसके पैर में तो हमने वही लगाया नहीं है, ये भी तो दूसरे उसमें ही आ रहा था। बट भाई ये जो रोड है ना, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, समझ रहे हो मेरी बात को, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मतलब विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द में ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये वहां पे अप्लाई नहीं होगी। आपने समझना है इसको। जो संस्कृत शब्द, मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना कि उनके पैर में बिंदी नहीं होती है। अब मैं ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, बट मैं बताऊँ अगर आप उसको गलत अप्लाई कर गए, जैसे मान लो कोई भी, जैसे उपसर्ग से कोई शब्द बना हुआ है, अगर उपसर्ग से कोई शब्द बनता है, कोई भी शब्द अगर उपसर्ग से बनता है, तो वहां पे ये ट्रिक जो है वो अप्लाई नहीं होगी। आशा करता हूँ आप समझे होंगे, राइट। देन अगर डाउट बच जाता है तो फिर मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ तक मैंने आपको जो बताना था वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा भाई, व्यंजन के बारे में पढ़ा। व्यंजन में हमने सबसे पहले जो है हमारे स्पर्श व्यंजन को पढ़ा। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, क से लेके म तक। उसके बाद मैंने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देन यहाँ पे पंचम जो वर्ण होता है, पांचवा जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब मुंह और नाक दोनों से बोले जाने वाले जो, राइट। देन उसके बाद हमने पढ़ा ये, इनको क्या बोलते थे हम, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं बेटा, अंतस्थ। और अंतस्थ कितने हैं, इनकी संख्या 4 है, इनको बोलते हैं हम अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। फिर हम उष्म संघर्षी व्यंजन पढ़ा, उष्म, इनकी संख्या भी 4 है। फिर उसके बाद संयुक्त पढ़ा, किस तरह से बना है, कितने वर्णों से बना है, ये वो भी पढ़ा, इनकी संख्या भी 4 है, ठीक है। देन उसके बाद द्विगुण, जिनको उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन भी कहते हैं, बहुत ही मैंने डिटेल में भी बताया आपको। तो अब हम करने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, एक घोष तत्व के आधार पर करेंगे और दूसरा जो है हम प्राण तत्वों के आधार पर करेंगे। पहले हम घोष तत्व के आधार पर ही समझेंगे। आपने बहुत ध्यान से देखना है और इसको आपने नोट्स भी साथ साथ में नोट भी करना है। नोटबुक मतलब जब पहली बार तो आप वीडियो से देखिए, दूसरी बार आप नोट्स बनाएंगे जब आप दूसरी बार वीडियो को देखेंगे। देखो, घोषत्व का मतलब होता है जब भी हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र होता है उसमें कंपन होता है। तो घोष तत्व मतलब कंपन, इस तरह से याद रख सकते हो आप शॉर्टकट, ठीक है। अब घोषत्व के आधार पर भी दो आते हैं, एक आते हैं अघोष और दूसरा आते हैं सघोष, जिनको हम घोष भी बोलते हैं, सघोष को। अब कम कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। देखो, अघोष जो हमारे व्यंजन है, मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। ये बोल रहा कि हमारे जब हम उनको उच्चारित करते हैं तो कोई कंपन नहीं होता है हमारे स्वर तंत्र में। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक लिखी है। देखो, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन, देखो अब मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने बताया स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, क से लेके म तक। अब मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर बहुत डिटेल में बताया आपको। ये बोल रहा कि प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन के जो वर्ग हैं का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है भाई, सीधा बोल दिया इसने कि वो अघोष व्यंजन में आता है। वो कैसे, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, देन ड, देन जैसे च, छ, ज, झ, अया। अब देखो इसी तरह से ट वर्ग का नीचे, तो यहाँ पे समझना है आपने वैसे, और आप सारा समझाएंगे मुझे पता है। देखो, स्पर्शी व्यंजन, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का प्रथम व दूसरा व्यंजन, मतलब प्रथम कौन सा हुआ मैंने बताया था ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पे, ये क और ख। देन च वर्ग का कौन सा आएगा, च, देन छ। ट वर्ग का कौन सा आएगा, ट, ठ। त वर्ग का कौन सा आएगा, त, थ। मेरी बात समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो अघोष में जाएगा। अब सर इस तरह से तो हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। वो कैसे सर, देखिए, जैसे ही आप क बोलते हो ना, बोलिए आप क, एक सेकेंड सॉरी, ये ख है आपका, ख इस तरह से मिलेगा। जैसे आप बोलेंगे क देन ख, देखो क और ख बोलते दफा ना आपको कुछ ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, समझ लो ना, कोई कंपन हो रहा है। क ख, जैसे आप ग बोलते हो ना, ग, तो एकदम अंदर ऐसा लगता है जैसे ग, तो कंपन सा होता है। बोल के देखिए, देखो कमला, आप बोलिए गमला, तो अंदर क्या होता है, कंपन सा होता है। और जैसे आप घ बोलोगे तो उसको तो और भी आपको ऐसे घ, मतलब आपको थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ता है उसको, घ। तो इस तरह से आपने समझना है कि भाई अब कंपन तो नहीं हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग के जो हमारे दो होंगे ना, वो क्या होंगे, क और ख जो है अघोष व्यंजन में आएंगे। आशा करता हूँ समझे होंगे आप। उसी तरह से च, छ, उसी तरह से ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने क्या कहा कि अघोष जो हमारे व्यंजन है, देखो मतलब ये जो ये है ना भाई आपके, ये सभी क्या है,
ये सभी हमारे किस में आएंगे, पहला और दूसरा, ये बोला ना, ये सभी अघोष हैं। समझ रहे हो मेरी बात में। और इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में एक और बात है वो आपने याद रखनी है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके साथ में ही प्रथम और द्वितीय के साथ में उसम संघर्षी व्यंजन में, उसम संघर्षी व्यंजन में श श ह स, पर ह नहीं आता इसमें। देखो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इसको क्रॉस भी किया हुआ है, ह नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना है आपने, ह नहीं आता है, ह नहीं आएगा। उसमें संघर्षी व्यंजन सभी आएंगे ह को छोड़ के, मतलब ये तीन जो है उसमें संघर्षी व्यंजन, इनको भी हम क्या बोलते हैं, अघोष। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अघोष तो मैं बोल ही रहा हूँ, आप बोल के देख लीजिए इनको, स स स, कोई कंपनी हो रहा है भाई। जैसे आप ह बोलते हैं ना, ह, एक तो कंठ, कंठ के उस पीछे से आ रहा है और उसमें कंपन भी होता है। आशा करता हूँ ये समझे होंगे आप भाई अघोष व्यंजन क्या है। देन इसमें कंफ्यूजन होना आपने घोषत्व के आधार पर। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा सघोष व्यंजन। क्या है भाई, सघोष व्यंजन। सघोष को ही हम घोष भी बोलते हैं। अब इसमें तो कम कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि आपने पहले बोला अघोष, फिर बोल रहे हो कि दूसरा टाइप सघोष होता है, और उसके बाद बोल रहे हो कि सघोष को ही हम घोष भी बोलते हैं, तो हम ऐसे पहले भूल जाएंगे सर। अब इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कैसे, जो मैंने जैसे याद किया था। देखो एक ऐसा व्यंजन है या एक ऐसा जो है स्वर है, समझ रहे हो, कि जो क्या करता है भाई, एक ऐसा उपसर्ग है जो मतलब विपरीत कर देता है किसी का भी अर्थ, किसी भी चीज का अर्थ जो विपरीत कर देता है। तो जैसे स क्या है, स एक ऐसा व्यंजन है जो किसी का अर्थ जो है वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव में ले आता है। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिकारी, विकारी शब्द लिखा मैंने। अब विकारी को जैसे मैंने अ इसके साथ जोड़ा तो अविकारी बन गया, मतलब उसका उल्टा बन गया है। तो आपने कैसे याद रखना है भाई, आप जैसे ही अ दिखा ना आपको, अ मतलब उल्टा है उन दोनों से, सघोष और घोष, ये दोनों से उल्टा है। अ अलग होगा। आशा करता हूँ समझे होंगे। अगर ऐसे भी याद नहीं आता है तो फिर ऐसे रख लीजिएगा कि जो सघोष है ना, सघोष, सघोष में कंपन होगा। घोष, घोष जो व्यंजन है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हमारे स्वर तंत्र है उसमें कंपन होता है। देखो इसमें मैंने बताया प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन, फिर से स्पर्शी यहाँ पे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन। आप देखो ऊपर मैंने पढ़ाया आपको कि क ख ग घ न, ठीक है। तो पहले घोष में तो ये थे, अब सघोष में मैंने बताया कि बचे कौन से भाई, यही नहीं बचे, स्पर्शी व्यंजन में यही बचे ना भाई, तो यही लेने हैं आपने। ये तीन व्यंजन क्या होंगे भाई, ये आपके मतलब यही तीन नहीं, एक बार फिर से ऊपर ले चलता हूँ आपको, समझने में आसानी होगी आपको ना। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो तीन है ना आपके, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पर्शी व्यंजन कौन से, ये सब स्पर्शी है ना। तो इनमें प्रत्येक वर्ग का मतलब क च ट त प, इन सभी वर्ग का जो हमारे तीसरा चौथा और पांचवें जो व्यंजन है वो सभी क्या होंगे, वो सभी जो है वो सघोष व्यंजन में आएंगे, सघोष व्यंजन में आएंगे। देखो एक आधी बार तो आपको कंफ्यूजन होगी इसकी, पर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना इनकी, तो मतलब प्रैक्टिस में जैसे आएंगी, तीन चार बार आपको बोलना है, इसको बोलते रहना बोलते रहना। जैसे आप पढ़ोगे कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तृतीय, समझ लो, तो उससे आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। देखो इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ ना इन चीज़ों को, क्यों बता रहा हूँ कि आपका ना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, तो आपने ये चीज़ों को नोट भी करते चलना है साथ में, ठीक है। और सघोष व्यंजन में देखो, सघोष व्यंजन में एक और बात याद रखनी है, अब इसमें जो है वो सारे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, इसमें सारे अंतस्थ आते हैं, य र ल ब। मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट भी आपको, वहां पे मैं डिस्कस करता रहूंगा। आपने क्या याद रखनी है कि सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आता है, और उसके बाद उसके साथ में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ये याद रख लिया। और अघोष में क्या पढ़ा था हमने कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है, और साथ में उसम संघर्ष व्यंजन में ह नहीं आता है, श श श, तीनों श आते हैं, ठीक है। ये यहां तक समझे, आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरा जो टाइप है हमारा वो है प्राण तत्वों के आधार पर। देखो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है, अब थोड़ा सा हम इसको फास्ट लेके चलेंगे। फास्ट क्या, मैं आपको वैसे अच्छे से समझाऊंगा, फास्ट की बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए बस, वीडियो का कुछ नहीं है, राइट। देन अल प्राण, सबसे पहले प्राण तत्व। जैसे इसने बोला प्राण तत्व, प्राण तत्व का मतलब क्या हुआ सर, प्राण तत्व का क्या मतलब हुआ, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम हवा की जरूरत पड़ती है। अब देखो बात सिर्फ स्पर्शी व्यंजन की है, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है ना उनका ही वर्गीकरण है, और उनके वर्गीकरण में ही सारी चीजें आ जाती हैं। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, उसम संघर्षी व्यंजन है, वो सब इधर ही आ जाते हैं। अब इसका ट्रिक बताया मैंने आपको कैसे, ये बोला कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम हवा की जरूरत पड़ती है, मतलब प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा नहीं, दूसरा नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे तीसरा आएगा, फिर तीसरा बेटा, तीसरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बनाई है अल प्राण व्यंजनों को समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क ख ग घ अण अड़, राइट। अब देखो मैंने बोला कि जो अल्प, अल्प मतलब देखो पहले ही इसका नाम अल्प है। अल्प से आप एक बात ये भी याद रख सकते हैं, अल्प का मतलब होता है कम, समझ रहे हो मेरी बात को, अल्प का मतलब होता है कम। तो
सबसे कम संख्या कौन सी होती है? पहली एक ही होता है ना, तो एक से स्टार्ट करेंगे। और विषम संख्या जितनी भी है, विषम संख्या के स्थान के ऊपर कैसे, एक सेकंड, ऐसे नहीं आप समझेंगे। ये प्रथम वर्ण था, द्वितीय था, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। अब देखो विषम संख्या के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना विषम, विषम संख्या के स्थान के ऊपर विषम पहली है, तीसरी है और पांचवी है। तो विषम के ऊपर क, ग, धन, ढ, यही आएंगे ना। तो वो सभी क्या होंगे, जितने भी ये व्यंजन होंगे ये सभी हमारे अलप्राण में आएंगे और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन जुड़ेंगे। अब यहाँ पे उल्टा है, अगर आप थोड़ा सा समझो, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको वो चीज वहां पे ले जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पहले क्या था, देखो हम पढ़ चुके हैं अभी अघोष और सघोष, ठीक है। अघोष में क्या था, अघोष में उष्म संघर्षी व्यंजन थे, उष्म, और उसमें ह नहीं था, और पहला और दूसरा व्यंजन था, ठीक है। अब इसमें उल्टा है, जो पहला अलप्राण आता है ना, उसमें क्या है, उसमें अंतस्थ व्यंजन है, जो कि किसमें थे, सुघोष में अंतस्थ व्यंजन थे हमारे सारे। तो यहाँ पे अलप्राण में अंतस्थ आते हैं, उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। और इसमें दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जैसे महाप्राण पढ़ेंगे ना, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा की जरूरत पड़े, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का। अब बचा क्या था वहां पे, क, ख, ग, घ, ये मतलब म तक है ना, ये प, तो म तक है। तो यहाँ पे जो महाप्राण व्यंजन है, इसमें क्या हुआ, इसमें इसने बोला कि भाई जो सम संख्या के ऊपर, देखो वहां पे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई इधर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया अलप्राण में, कि जो विषम संख्या के ऊपर आ रहे हैं, 5 ही तो हमारे वर्ण हैं, तो 5 वर्णों में 3 तो विषम संख्या के ऊपर आ गए, बचे कौन कौन से भाई, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो भाई प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा होगा वो महाप्राण में आ जाएगा, दूसरा और चौथा। अब इसमें सम संख्या याद रख लो, यहाँ पे सम संख्या के जितने भी हैं, और साथ में उष्म संघर्ष, इसमें सभी होंगे, याद रखना। महाप्राण में ह भी आएगा, और यही क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत मैक्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पूछता है भाई आपसे, अगर वो महाप्राण व्यंजन पूछ लेगा ना आपसे, तो वहां पे तो आता है। अगर ये पूछ लेगा कि क्या अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन है, और वहां पे वो आपको ह भी दे देगा साथ में, ऑप्शन में कहीं पे ह भी दिया होगा, अगर आपने ह टिक किया वहां पे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ स और स 3 ही आते हैं किसमें, अघोष में। आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको समझा सकूं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझे, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। यही आपके टाइप थे व्यंजन की, अगर मैं बात करूं तो व्यंजन के यही टाइप है, राइट। अब देखो कुछ आपकी आगत ध्वनियां भी है, अगर मैं बात करूं आगत ध्वनियां या नवनिर्मित ध्वनियां, जिनको हम बोलते हैं अरबी फारसी ध्वनियां बोलते हैं, जैसे आगत स्वर, जैसे कई बार आपने देखा होगा अ के सर के ऊपर जो चांद होता है, सिर्फ चांद होता है, तो ये क्या है, ये आगत ध्वनि है। देखो ना तो इसको स्वर में शामिल किया गया है, ना इसको स्वर में शामिल किया गया है, और ना ही इसको व्यंजन में शामिल किया गया है। तो सर ये कैसी ध्वनि है फिर, कि जो हमारी वर्णमाला में, देखो हिंदी वर्णमाला में ना, हिंदी को समझने के लिए बहुत जगह पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर, हिंदी में लिखा मैंने ये, ठीक है। अब वैसे डॉक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे, ठीक है। तो हिंदी में इनको समझने के लिए दिक्कत होती थी, तो उनकी मतलब ये जो हमारा आगत आगत स्वर, जो हम ये अगर स्वर है ना हमारा, इससे क्या हुआ, इससे सहायता मिली कि डॉक्टर को हम जब पढ़ेंगे तो इस तरह से हम डॉक्टर को पढ़ेंगे। अब देखो ये जो आगत ध्वनि है ना, नवनिर्मित ध्वनि है, अगर मैं इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा आपका जो वीडियो भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा, किसको लेके, व्यंजन को लेके। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको व्यंजन बताया है। अब मैं एक बार फिर से चल रहा हूँ, थोड़े से कुछ क्वेश्चन भी है उनको भी लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन को पढ़ा, व्यंजन में हमने पढ़ा कि भाई क से लेके म तक, क से लेके, एक सेकंड थोड़ा सा साफ करके बताता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जल्दी से एक थोड़ा सा और व्यू ले लेते हैं। मैंने बताया व्यंजन में हमने सबसे पहले पढ़ा क से लेके म तक के जो व्यंजन होते हैं, उन सभी व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, हाँ जी सर बताया। और ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, इसको हम अनुनासिक भी बोलते हैं। अनुनासिक जो मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आप समझे होंगे। अब मैंने उच्चारण स्थान भी बताया था, क का कंठ्या, च के तालु, ट के मूर्धन्य, त के जो है दंत्या, प के जो है जितने भी हैं ओष्ठ हैं। आई होप समझे होंगे। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात की कि 4 होते हैं, इनको हम अर्ध स्वर य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं, र को हम लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, और ल को हम जो है पार्श्विक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बहुत डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। अब आते हैं अपने उष्म संघर्षी व्यंजन की तरफ। देखो और यहाँ पे ना ये उष्म संघर्षी व्यंजन है, एक बात मैं आपको बोलना भूल गया, उष्म संघर्षी व्यंजन इनकी संख्या 4 है, वो मैंने डिटेल में बताया। देखो ये हमारे उष्म संघर्षी। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं बोलूं कि भाई स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो क्या बोलोगे आप, क्या आंसर होगा आपका, कमेंट करना जरा। स्पर्श संघर्षी। अब देखो एक सेकंड, एक बात याद रखना, मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है ना, उस तरीके को अगर आप याद रखते हो ना, तो आपको भूलने की मतलब नहीं है। क्यों, देखो अगर आपसे स्पर्श संघर्षी पूछता है ना, तो ये जो आपके च वर्ग के जितने भी व्यंजन है ना बेटा, च वर्ग के,
स्पर्श संघर्षी पूछा है आपसे, उष्म संघर्षी नहीं, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन तो 25 नहीं थे हमारे, तो उसमें से संघर्षी आएगा ना कोई, तो च छ ज झ अ। अब देखो इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं इनको बेटा, स्पर्श संघर्षी क्यों बोलते हैं, पहले मैंने तभी नहीं बताया, आप कन्फ्यूज हो जाते। ठीक है, देखो स्पर्श संघर्ष इसलिए बोलते हैं, इनको बोलते समय ना संघर्ष करना पड़ता है हमें। देखो बोलो च छ ज झ अ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये स्पर्श संघर्षी ये हैं। स्पर्श संघर्षी कौन से, स्पर्श मतलब स्पर्श जो हमारे व्यंजन है उनमें से जो व्यंजन है च वर्ग के जितने व्यंजन है। और अगर उष्म, उष्म संघर्षी मतलब जो उष्मा, 4 ये मैंने बताया। देन ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ये मैंने डिटेल में बताया। द्विगुण व्यंजन के बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया, घोषत्व के आधार पर किया। अघोष व्यंजन कौन कौन से थे, प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का मतलब प्रथम और द्वितीय क और ख। ठीक है, और उसके साथ में उष्म संघर्षी, पर उसमें ह नहीं था, किसमें, अघोष में, ध्यान रखना। देन यहां पे जाएंगे सघोष के बारे में, भाई जो बच गए थे तृतीय चतुर्थक पंचम। ठीक है, मतलब ग घ न, उसी तरह से क से लेके म तक, मतलब स्पर्श प्रत्येक बोला ना यहाँ पे स्पर्शी, याद रखना है आपने। और अंतस्थ व्यंजन इसके साथ में बहुत ही डिटेल में किया। फिर प्राण तत्वों के आधार पर हमने डिस्कस किया, उसमें हमने अल प्राण डिस्कस किया और महाप्राण डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चन भी बचते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस वीडियो के बाद आपको ना कोई बुक नहीं देखनी पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और थोड़े से कुछ मैंने प्रश्न लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपसे कि निम्न में से अल प्राण वर्ण कौन से हैं, अल प्राण। अब देखो आगे भी बात, अल अल प्राण कौन से है, अ आ क ग थ ध या फ भ, बताइए कमेंट। देखो मैंने क्या बताया आपको कि अल प्राण व्यंजन कौन से है बेटा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन के वर्ग का कौन सा, ऑड वाला भाई, विषम संख्या वाले कौन कौन से हैं, विषम संख्या वाले। जैसे क की हम बात करें, क आ गया, और ख क्या आ रहा है, देखो ग, फिर से बता रहा हूं, देखो क प्रथम है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थक पंचम, ये विषम में आएगा, ये विषम में आएगा, और ये विषम में आएगा। तो देखो क और ग विषम में है, तो क और ग यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट आंसर है। थ ध नहीं आएगा, ध वैसे विषम में आता है बट ये नहीं, थ जो है हमारा क्या है, थ सम में आ जाएगा। फ और ब, ये फ भी हमारा सम में आता है, प फ ऐसे लिखते हैं हम, प फ ब भ म, तो ये सम में आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उष्म, उष्म व्यंजन, देखो उष्म संघर्षी या उष्म भी बोल दिया, आपको पहचानना है आपने भाई, क ख त थ श श कोई नहीं। देखो इसमें मैंने बोला उष्म, उष्मा, श बताया था ना अच्छे से। अगर यहाँ पे पूछता कि स्पर्श, स्पर्शी, स्पर्शी, सॉरी ऐसे नहीं, ये अगर आपको पूछता है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो क्या उत्तर होता है आपका, तो यहाँ पे वो नहीं है। स्पर्श संघर्षी जो है वो च छ ज झ अइया, ये है आपके। आशा करता हूँ समझे होंगे। देन यहाँ पे हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। क्ष मैंने बताया था ना संयुक्त व्यंजन है, किन को लेके बना हुआ है, क के पैर में हल देन श, सीधी बात है। तो क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है भाई, क के बाद ही आएगा ना, तो क सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, आगे वही बात ना, मैं बार बार बताया आपको कि भाई स्पर्श व्यंजनों में अंतिम वर्ण जो पांचवा जो वर्ण था सबका स्पर्श व्यंजन का, क से म तक, तो ये तो 5 ही थे ना, तो यहाँ पे 5 ही आएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है, देखो आगे वही क्वेश्चन आपको, स्पर्श संघर्षी। अब आपको ध्यान रखना, स्पर्श जैसे ही आपको आया, आपको आपने बोला सर आपने बताया कि भाई स्पर्श जो व्यंजन है हमारे वो 25 होते हैं। अब उन 25 व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन है यहाँ पे, स तो कौन सा है, स तो उष्म संघर्षी है, यह क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, न क्या है, और झ, देखो न हमारा जो है स्पर्शी व्यंजन है स्पर्शी, बट ये स्पर्श संघर्षी नहीं है, झ है, क्योंकि च छ ज झ अइया, ये हमारे स्पर्श संघर्षी। तो आपको यहाँ पे झ मतलब ये दिया था, करेक्ट आंसर ये हो गया। आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो मैंने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, बस आपको ना करना क्या है, सिर्फ आपको लाइक करना है वीडियो को, और ये अटेंडेंस बताता है आपकी, हमें शेयर करना है आपको जितना हो सकता है, बस ये मांगता हूँ मैं आपसे। अगर ये भी ना मांगूँ, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर अगली बार नहीं बोलूँगा इसके लिए भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विवृत स्वर, मतलब विवृत स्वर मैंने बताया था आपको आवृत्तिमुखी और वृत्तमुखी, विवृत को हम वृत्तमुखी बोलते हैं। अब देखिए वृत्तमुखी का मतलब था कि जिनमें हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो होंठ है वो गोल हो जाते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको बताएंगे मुझे आप, चलो मैं भी बताता हूँ। ओ आएगा इसमें, देखो ए जब आप बोलेंगे ना ए, तो आपके होंठ खुल रहे हैं, मतलब गोल नहीं हो रहे हैं। मैंने बताया था कि वृत्तमुखी को पहचानने का एक सबसे अच्छा क्या है, ऊ बोलिए। जैसे ऊ बोलते हो तो वहां पे क्या होता है, हमारे ऊ बोला, हमारे होंठ जो है वो गोल आकार हो गए।
आशा करता हूँ आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि हमारे जो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है। मैंने अच्छे से बताया था कि र जो है वो लुंठित वर्ण होता है, बताया था ना मैंने उधर जब हम व्यंजन को अच्छे से पढ़ रहे थे, लुंठित व्यंजन होता है। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है ये आपने मुझे बताना है। देन नेक्स्ट है श, उच्चारण स्थान क्या होगा, ये भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो गया है, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे जो मैंने आपको बताया हूँ, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ कौन कौन से थे भाई, य र ल व। देखिए भाई इनमें से कौन सा व्यंजन आ रहा है यहाँ पे, य भी आ रहा है, र भी आ रहा है, ल नहीं आ रहा है, वो आ गया ह तो यहाँ पे नहीं है, तो फिर यही करेक्ट होगा, मतलब अंतस्थ थोड़ी भी है। ह कौन सा व्यंजन है भाई, उसम संघर्ष है, श श ह, राइट। देन ह को हम क्या बोलते हैं भाई, काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। काकल्य क्यों बोलते हैं भाई, कंठ के भीतर से इनका उच्चारण होता है। देखो इतना अच्छे से बता रहा हूँ, देखो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को जो लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड कलीग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और जितना हो सकता है ना, वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे ना भाई, उससे मतलब जो है बच्चों को भी बेनिफिट होगा, और उससे हमें ये लगता है कि हाँ हम जो आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें एक बार जरूर बताइएगा। अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा है जो वर्णमाला में व्यंजन में छूट गया है, उसको भी आप हमें कमेंट में लिखेंगे, और हमें ये बताएं कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।